फ्रेंड्स, बीए पार्ट 2 के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। लास्ट टर्न पर हम लोगों ने सिस्टम्स एनालिसिस की बात की थी, यानी कि व्यवस्था विश्लेषण उपागम की बात की थी। हमने आपको बताया था कि आधुनिक उपागम के दो प्रमुख मॉडल होते हैं, एक व्यवस्था विश्लेषण उपागम और दूसरा संरचनात्मक क्रियात्मक उपागम। यूँ तो बहुत से होते हैं मॉडल्स, लेकिन आधुनिक उपागम के जो दो प्रमुख मॉडल हैं उनमें से आपको व्यवस्था विश्लेषण और संरचनात्मक क्रियात्मक मॉडल का अध्ययन करना है। लास्ट टर्न पर हम लोगों ने व्यवस्था विश्लेषण को काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। आज हम लोग संरचनात्मक क्रियात्मक यानी कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का अध्ययन करेंगे। तो इसकी हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग बैकग्राउंड देखते हैं कि इसकी जड़ें कहाँ पर हैं और इसको किस प्रकार से आधुनिक पॉलिटिकल साइंस में किस प्रकार से इसका उपयोग शुरू किया गया। राजनीति के अध्ययन का संरचनात्मक क्रियात्मक उपागम राजनीति विज्ञान में नितांत नया नहीं है। ये एकदम नया नहीं है। इसका मूल हमें प्लेटो और अरस्तू की रचनाओं में मिलता है। सबसे पहले मानव शास्त्रियों और समाज शास्त्रियों ने संरचनात्मक क्रियात्मक उपागम का विकास किया। तो देखिए, ये जो संरचनात्मक क्रियात्मक उपागम है जिसका मूल प्लेटो और अरस्तू में मिलता है, इसका जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स थे और सोशियोलॉजिस्ट थे, इन लोगों ने इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया और काफ़ी पहले से किया। जो राजनीतिक वैज्ञानिक गैर पश्चिमी समाजों का अध्ययन करने में संलग्न थे, उन्होंने देखा कि परंपरागत उपागम राजनीतिक वास्तविकताओं का उद्घाटन करने में सहायक नहीं है और न उससे कुछ लाभ ही होता है। जब उन्हें ये अनुभूति हो रही थी, उसी समय उनका संरचनात्मक क्रियात्मक उपागम से परिचय हुआ, जिसका केवल मानव विज्ञान तथा समाजशास्त्र में प्रयोग हो रहा था। इस उपागम की प्रभावकारी शक्ति ने उन्हें अत्यधिक प्रेरणा दी। फलस्वरूप इस उपागम का एक संगठित रूप में राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश हुआ और वो शीघ्र ही लोकप्रिय हो गया। राजनीति विज्ञान में संरचनात्मक क्रियात्मक सिद्धांत का प्रयोग सबसे पहले 1960 में गैब्रियल एलमंड तथा जेम्स एस कोलमैन ने गैर पश्चिमी राजनीति के अध्ययन में किया। जिस ग्रंथ में इस सिद्धांत का निरूपण किया गया उसका नाम था द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज। इसके 6 वर्ष बाद आलमंड तथा पावल की संयुक्त रचना कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अ डेवलपमेंटल अप्रोच प्रकाशित हुई। तो देखिए, इसमें ये देखना है आपको कि 2-3 नाम को बहुत प्रमुख माना गया है संरचनात्मक क्रियात्मक उपागम में।
जैसा कि अभी हमने बताया, एलमंड का नाम लिया, कोलमैन का नाम लिया, पावल का नाम लिया, और ये जो 2 पुस्तकें हैं, द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज़ और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अ डेवलपमेंटल अप्रोच, ये लैंडमार्क पुस्तकें हैं राजनीति विज्ञान में संरचनात्मक क्रियात्मक उपागम का उपयोग करने के लिए। आलमंड की मूल रुचि इस बात का अध्ययन करने में थी कि परंपरात्मक राजनीतिक व्यवस्थाएं परिवर्तित होकर आधुनिक कैसे बनती हैं। आलमंड ये जानना चाहते थे कि जो परंपरागत व्यवस्थाएं हैं, जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं, वो मॉडर्न किस प्रकार से बनते हैं, किस प्रकार से ट्रेडिशनल सिस्टम्स मॉडर्न सिस्टम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो पाश्चात्य राजनीतिक व्यवस्था को, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ब्रिटेन की व्यवस्था को आदर्श मानते हैं और उनकी निगाह में सभी परंपरात्मक समाज उक्त आदर्श की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आलमंड तथा अन्य विद्वानों ने पहले पश्चिमी देशों का, विशेषकर अमेरिका तथा ब्रिटेन का अध्ययन किया, उनके गुणों की पहचान की, फिर उन्होंने एकदम विरोधी गुण परंपरात्मक व्यवस्थाओं को आरोपित किए। विकास की प्रक्रिया में उन्होंने एक मध्य बिंदु भी निर्धारित की और उसे संक्रमण काल कहा। इस प्रकार यह विद्वान मानते हैं कि विकास एक परिवर्तन है जिसमें कोई परंपरात्मक व्यवस्था संक्रमणकालीन अवस्था से गुजरकर आधुनिक व्यवस्था का रूप धारण करती है। पश्चिमी राजनीतिक व्यवस्था को आदर्श माना जाता है और सभी परंपरात्मक समाज लड़खड़ाते हुए उसी की ओर वेगपूर्वक अग्रसर हो रही हैं। तो देखिए, इन्होंने जो डेवलपमेंट माना है, वो डेवलपमेंट को उन्होंने ये माना है कि जो परंपरात्मक व्यवस्थाएं आधुनिक व्यवस्था में परिवर्तित होती हैं, यही विकास की प्रक्रिया है। इसको उन्होंने राजनीतिक विकास माना। और 2-3 बातें हैं इसमें। एक तो ये कि जो पश्चिमी व्यवस्थाएं हैं, उन पश्चिमी व्यवस्थाओं को आदर्श माना, और ये माना कि सभी परंपरात्मक व्यवस्थाएं आधुनिक व्यवस्था यानी कि पश्चिमी व्यवस्था का जो रूप है उसी तरफ वेगपूर्वक बढ़ रही हैं, और बीच में एक संक्रमणकालीन फेज़ भी होता है, ट्रांजिशन पीरियड भी होता है, तो उस ट्रांजिशन पीरियड से गुज़रती हैं। तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट आखिर हुआ क्या? पॉलिटिकल डेवलपमेंट ये हुआ कि परंपरागत व्यवस्थाओं का संक्रमणकालीन अवस्था से गुज़रते हुए आधुनिक व्यवस्था में परिवर्तन होना, यही उनके हिसाब से राजनीतिक विकास है। और आधुनिक व्यवस्था उन्होंने किसको माना? आधुनिक व्यवस्था उन्होंने पश्चिमी समाज को माना। तो जो पश्चिमी समाज हैं वो आधुनिक व्यवस्था के प्रतीक हैं, और जितनी भी परंपरागत व्यवस्थाएं हैं वो अनिवार्यता देर सबेर पश्चिमी व्यवस्था में या आधुनिक व्यवस्था में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो देखिए, आलमंड के ये थॉट में और इस संरचनात्मक क्रियात्मक उपागम में
आप देखेंगे दो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट का कंसेप्ट या राजनीतिक विकास जिसको कहते हैं, और दूसरा पॉलिटिकल सिस्टम का। पॉलिटिकल सिस्टम ने के बारे में व्यवस्था विश्लेषण उपागम में भी बात हुई है, और पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में इसमें भी बात हो रही है संरचनात्मक क्रियात्मक उपागम में, और विस्तार से पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में होगी बात। तो एक तरफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, उसके बारे में बात हो रही है, दूसरी तरफ पॉलिटिकल सिस्टम्स के क्या कार्य हैं, पॉलिटिकल सिस्टम्स की क्या विशेषताएं हैं, इसको भी समानांतर एलमंड और कोलमैन जो है उसको बताते चल रहे हैं, उसको समझाते हुए चल रहे हैं। जैसे कि एलमंड ने राजनीतिक व्यवस्था की अपने हिसाब से परिभाषा दी है। एलमंड की परिभाषा के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था पारस्परिक क्रियाओं की वो व्यवस्था है जो सभी स्वतंत्र समाजों में पाई जाती है। वह एकीकरण यानी कि इंटीग्रेशन तथा अनुकूलन यानी कि एडेप्टेशन के कार्यों का संपादन करती है, और इसके लिए वो वैध बल यानी कि लेजिटिमेट फोर्स का प्रयोग करती है। तो एलमंड ने देखिए 3 चीज़ों को जो है वो अपनी राजनीतिक व्यवस्थाओं में इंक्लूड किया, राजनीतिक व्यवस्था की डेफिनेशन में। एक तो राजनीतिक व्यवस्था को जो है वो पारस्परिक क्रियाओं की एक व्यवस्था माना है। ये तो हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं। हम लोग ने व्यवस्था विश्लेषण में भी देखा था कि राजनीति जो है एक परस्पर क्रियाओं का समुच्चय है। आप उसको याद करिएगा, हमारा पुराना लेक्चर को रेफ़र करिएगा जो हमने सिस्टम्स एनालिसिस पे दिया था। अब इस परस्पर क्रियाओं में एलमंड के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस जो वो करती है वो ये है, इंटीग्रेशन का फंक्शन का संपादन करती है, यानी कि एकीकरण के फंक्शन का संपादन करती है, और अनुकूलन के फंक्शन का संपादन करती है। और ऐसा करने के लिए वो वैध बल लेजिटिमेट फोर्स का प्रयोग करती है। ऐसा फोर्स का इस्तेमाल करती है जो वैध बल होता है, यानी कि जो लेजिटिमेट फोर्स होती है, ऐसी फोर्स जिसका उपयोग करने के लिए वो अधिकृत होती है। अब राजनीतिक व्यवस्थाओं की और विशेषता बताते हैं एलमंड, तो उसको भी हम लोग देखते हैं किस प्रकार से एलमंड जो है राजनीतिक व्यवस्था की और विशेषताओं को बताते हैं। जैसे एलमंड कहते हैं कि राजनीतिक व्यवस्थाएं एक दूसरे से अनिवार्यता भिन्न होती हैं। एक पॉलिटिकल सिस्टम दूसरे पॉलिटिकल सिस्टम से भिन्न होगा, एकदम सिमिलर तो नहीं होते हैं, किंतु उनमें कुछ कॉमन चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं वो दिखाई पड़ते हैं, कुछ समान विशेषताएं होती हैं वो दिखाई पड़ते हैं। ये समान विशेषताएं मुख्यतः 4 हैं। नंबर 1, राजनीतिक व्यवस्था की एक संरचना होती है। बिना एक संरचना के किसी राजनीतिक व्यवस्था की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो ये एक बहुत साधारण सी बात है कि कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम होता है उसका एक स्ट्रक्चर होता है। बिना स्ट्रक्चर के तो कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम जो है एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो ये पहली विशेषता होती है जो कि सभी किस्म की व्यवस्थाओं में समान रूप से लागू की जाती है। कुछ ऐसे सामान्य कार्य हैं जिनका संपादन सभी व्यवस्थाएं करती हैं, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि वे उन सब कार्यों को समान ढंग से और समान अंश में संपादित करती हूँ। अब देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कुछ फंक्शंस हैं जो सभी पॉलिटिकल सिस्टम्स जिनका कि संपादन करते हैं, पर किस ढंग से करते हैं और किस अंश में करते हैं ये सिस्टम टू सिस्टम भिन्न होता है। सब सिस्टम इन फंक्शंस को करते हैं, कॉमन फंक्शंस को, लेकिन जिस रूप में करते हैं और जिस अंश में करते हैं वो सिस्टम टू सिस्टम डिफ़र करता है।
इसके अलावा एक राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत विद्यमान सभी संरचनाएं एक से अधिक कार्यों का संपादन करती हैं। इसका अभिप्राय ये हुआ कि संरचनाएं बहुक्रियात्मक होती हैं, मल्टीफंक्शनल होती हैं। तो ये तीसरा पॉइंट है, वो ये कहता है कि पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं दे आर मल्टीफंक्शनल। वो जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो एक से ज़्यादा कार्य करते हैं, बहुक्रियात्मक होते हैं। स्ट्रक्चर से सिर्फ एक फंक्शन तक वो कन्फाइंड नहीं होते हैं। तो राजनीतिक व्यवस्था के जो स्ट्रक्चर्स हैं दे आर मल्टी फंक्शनल बिकॉज दे परफॉर्म अ नंबर ऑफ टास्क्स, वो कई काम करते हैं। और चौथा पॉइंट है, सभी राजनीतिक व्यवस्थाएं चाहे वे आधुनिक हों या चाहे परंपरात्मक मिश्रित होती हैं, जिसका अर्थ ये हुआ कि उनमें आधुनिक तथा परंपरागत दोनों ही प्रकार के तत्व सम्मिलित होते हैं। किस व्यवस्था में कौन सा तत्व कितना है ये हर व्यवस्था में अलग अलग होता है। तो देखिए जो चौथा पॉइंट है, ये चौथा पॉइंट जो एल्मंड ने बताने की कोशिश की है वो ये है कि ये जो राजनीतिक व्यवस्थाएं होती हैं, ये राजनीतिक व्यवस्थाएं प्योर फॉर्म की नहीं होती है कि हम ये कहते हैं ये प्योर ट्रेडिशनल सिस्टम है या ये प्योर मॉडर्न सिस्टम है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। दे आर अ मिक्सचर ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न एलिमेंट्स। वो जो है परंपरागत और आधुनिक व्यवस्था की मिक्सचर होते हैं। और इस चीज़ को हमको ध्यान में रखना होगा। और किसी व्यवस्था में ट्रेडिशनल एलिमेंट्स हमको ज़्यादा देखने को मिलते हैं, किसी व्यवस्था में मॉडर्न एलिमेंट्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। पर कहने का तात्पर्य ये है कि एकदम प्योर फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल सिस्टम हमको देखने को मिले या प्योर फॉर्म ऑफ मॉडर्न सिस्टम देखने को मिले, इस तरह से नहीं होता है। कम और ज़्यादा की बात होती है, वही व्यवस्था को परंपरागत या आधुनिक बनाता है। अब देखते हैं कि एल्मंड और उनके जो सहकर्मी हैं उनके सामने उद्देश्य क्या है। एल्मंड तथा उनके सहकर्मियों को एक ऐसे सिद्धांत का निरूपण करने की चिंता रही है जो यह बतला सके कि राजनीतिक व्यवस्थाएं बदलती कैसे हैं, जैसे कोई परंपरागत व्यवस्था आधुनिक रूप में कैसे परिवर्तित होती है। अभी हम लोगों ने इसी पॉइंट को उठाया है जो हम लोगों ने पॉलिटिकल डेवलपमेंट का कंसेप्ट लिया। उसी को देखिए अगले लाइन में इस बात को बताया जा रहा है, सूक्ष्म विश्लेषण करने पर यह पता लगेगा कि एल्मंड वस्तुतः राजनीतिक विकास यानी कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट के एक सिद्धांत की रचना करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये राजनीतिक व्यवस्था है, उस राजनीतिक व्यवस्था का विकास, राजनीतिक विकास के बारे में एल्मंड बात करते हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। और पॉलिटिकल डेवलपमेंट को उन्होंने क्या माना है, जैसा कि हमने आपको बताया है कि ट्रेडिशनल का मॉडर्न में चेंज होना, तो उन्होंने पॉलिटिकल डेवलपमेंट के कंसेप्ट को जो है वो बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया है। दूसरे एल्मंड को जो है इस बात की भी उतनी चिंता है कि विभिन्न प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं और शासन प्रणालियों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाए जिससे कि एक तुलनात्मक अन्वेषण में सहायता मिल सके। तो ये क्लासिफिकेशन भी करना चाहते हैं एल्मंड, जो डिफरेंट टाइप्स के पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं या गवर्नमेंट्स हैं उनका क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं ताकि एक कंपैरेटिव एनालिसिस में सहायता मिल सके। एल्मंड ने
अपनी बात को और आगे बढ़ाते हुए राजनीतिक व्यवस्था के बारे में और अन्य विशेषताएं बताई हैं कि जैसे राजनीतिक व्यवस्था की कुछ अन्य विशेषताएं होती हैं, जैसे व्यापकता, पारस्परिक निर्भरता और सीमाओं का अस्तित्व। व्यापकता मतलब कॉम्प्रिहेंसिवनेस, पारस्परिक निर्भरता इंटरडिपेंडेंस और सीमाओं का अस्तित्व यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ बाउंड्रीज। अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या मतलब है इस सब का। व्यापकता से एलमंड का अभिप्राय है कि राजनीतिक व्यवस्था में निवेश और निर्गत के बारे में हम लोग पहले बातचीत कर चुके हैं जब हम लोग ले रहे थे सिस्टम्स एनालिसिस। तो निवेश और निर्गत यानी कि इनपुट और आउटपुट फंक्शंस के बारे में आप लोग भली भांति परिचित हैं। तो जहाँ भी आपको थोड़ा सा डाउट होए कोई कंसेप्ट समझने में, तो हमारे पुराने लेक्चर को रेफ़र करके उसको सुन लीजिए, फिर नए लेक्चर पे आइए तो आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। क्योंकि जैसे हमने भी इसमें पॉइंट आउट किया कि हमने निवेश और निर्गत के बारे में अपने पिछले लेक्चर में भी बात किया था। तो व्यापकता से आलमंड का अभिप्राय ये है कि राजनीतिक व्यवस्था में निवेश और निर्गत पक्षों की वे सब पारस्परिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जिनके बल के प्रयोग अथवा प्रयोग की धमकी पर प्रभाव पड़ता है। उसमें विधि द्वारा निर्मित संरचनाएं जैसे विधायिका, न्यायपालिका, अधिकारी तंत्र ही नहीं सम्मिलित होते हैं, बल्कि उनमें राजनीतिक दल, हित समूह, संचार साधन आदि भी शामिल होते हैं। फिर अब हम देख लेते हैं कि जो कंसेप्ट बताया था कि पारस्परिक निर्भरता वाली बात आई थी या इंटरडिपेंडेंस वाली बात आई थी कि पारस्परिक निर्भरता का अर्थ है कि जो परिवर्तन एक अंचल में होता है वो अन्य अंचलों में भी परिवर्तन को जन्म देता है। राजनीतिक व्यवस्था में ये समझ लीजिए कि राजनीतिक व्यवस्था के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब इंटरकनेक्टेड होते हैं और इंटरडिपेंडेंट होते हैं। यानी कि अगर एक सेक्टर में किसी एक अंचल में कोई भी हलचल होती है तो उसका प्रभाव हमको या उसका परिवर्तन दूसरे अंचल में देखने को मिलता है। फिर राजनीतिक तीसरी बात है सीमाओं का अस्तित्व। तो इसमें जो गौर फरमाने वाली बात है वो ये है कि राजनीतिक व्यवस्था की एक सीमा होती है। इसका अर्थ ये है कि ऐसे छोर होते हैं जहाँ पर अन्य व्यवस्थाएं समाप्त होती हैं और राजनीतिक व्यवस्था प्रारंभ होती है, या यूँ कह लीजिए कि ऐसे छोर होते हैं जहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था समाप्त होती है और अन्य व्यवस्थाएं प्रारंभ होती हैं। अब हम ये देखते हैं कि इन लोगों के हिसाब से, ये जो थिंकर्स थे, इन थिंकर्स के हिसाब से राजनीतिक व्यवस्था किन कार्यों का संपादन करती है। तो जिन कार्यों का संपादन राजनीतिक व्यवस्था करती है, टोटल इन लोगों ने 7 कार्यों के बारे में बताया है। संरचनात्मक क्रियात्मक उपागम से जुड़े हुए जो थिंकर्स हैं, एलमंड उसमें फॉरमोस्ट हैं, उन्होंने ये बताया है कि 7 किस्म के कार्य राजनीतिक व्यवस्था संपादन करती है। और ये जो 7 किस्म के कार्य हैं इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक तो पहला है निवेश कार्य या इनपुट कार्य जिसके अंतर्गत 4 कार्य आते हैं, और दूसरा निर्गत कार्य या आउटपुट कार्य जिसके अंतर्गत 3 कार्य आते हैं।
तो हम लोग देख लें कि निवेश कार्य में क्या आता है। निवेश कार्य में नंबर 1 राजनीतिक समाजीकरण तथा राजनीतिक भर्ती, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट। नंबर 2 हित मुखरण या इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। नंबर 3 हित एकत्रीकरण या इंटरेस्ट एग्रीगेशन। और नंबर 4 है राजनीतिक संप्रेषण या पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। तो ये देखिए कि इनपुट कार्य में इन लोगों ने 4 फंक्शंस को रखा है। राजनीतिक समाजीकरण और राजनीतिक भर्ती नंबर 1, नंबर 2 हित मुखरण, नंबर 3 हित एकत्रीकरण और नंबर 4 राजनीतिक संप्रेषण। इसमें जो 2 फंक्शंस हैं, हित मुखरण यानी कि इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन और हित एकत्रीकरण यानी कि इंटरेस्ट एग्रीगेशन, ये दोनों फंक्शंस बहुत महत्वपूर्ण हैं। हित मुखरण का जो कार्य है वो दबाव समूह द्वारा किया जाता है और ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। और जो हित एकत्रीकरण का कार्य होता है वो राजनीतिक दलों द्वारा किया जाता है। ये जब हित एकत्रीकरण और हित मुखरण के जो कार्य हैं, जब इनका हम लोग दबाव समूह और राजनीतिक दलों वाला चैप्टर लेंगे तब इनको और डिटेल में हम लेंगे। दूसरा, निर्गत कार्यों के अंतर्गत जो 3 कार्य रखे गए हैं वो हैं, एक तो है नंबर 1 विधि निर्माण या रूल मेकिंग, दूसरा है नियम प्रवर्तन या रूल एप्लीकेशन और तीसरा है न्याय निर्णय या रूल एडजुडिकेशन। तो रूल मेकिंग या पहला वाला जो फंक्शन है रूल मेकिंग या विधि निर्माण, ये किसका कार्य होता है? ये व्यवस्थापिका का कार्य होता है। दूसरा जो है रूल एप्लीकेशन, रूल एप्लीकेशन का जो कार्य होता है या नियम प्रवर्तन का कार्य जो होता है या यह कार्यपालिका का कार्य होता है। और तीसरा जो है न्याय निर्णय का कार्य होता है, वो न्यायपालिका का कार्य होता है। तो निर्गत कार्यों में ये 3 महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। 1966 में एलमंड तथा पावल की पुस्तक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अ डेवलपमेंटल अप्रोच प्रकाशित हुई। इसमें संरचनात्मक क्रियात्मक उपागम, जिसका प्रतिपादन द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज़ में किया गया था, की विस्तार से व्याख्या की गई है। हमने शुरू में ही बता दिया था कि पहले द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज़ प्रकाशित हुई थी 1960 में और उसके 6 वर्षों बाद दूसरी किताब 1966 में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अ डेवलपमेंटल अप्रोच प्रकाशित हुई। तो ये दोनों किताब बड़ी लैंडमार्क थी संरचनात्मक क्रियात्मक उपागम को डेवलप करने में। जो है संरचनात्मक क्रियात्मक सिद्धांत ये मानकर चलता है कि राजनीतिक व्यवस्थाएं जिन कार्यों का संपादन करती हैं उनके 3 स्तर होते हैं। नंबर 1 व्यवस्थात्मक क्षमताएं यानी कि सिस्टम कैपेबिलिटीज़। नंबर 2 रूपांतरण कार्य या कन्वर्जन फंक्शंस। और नंबर 3 है व्यवस्था पोषण तथा अनुकूली कार्य यानी कि सिस्टम मेंटेनेंस एंड एडेप्टिव फंक्शंस। तो जो राजनीतिक व्यवस्थाएं जिन कार्यों का संपादन करती हैं उनको उनके स्तरों को 3 पार्ट में और कंप्रेस कर दिया है इन थिंकर्स ने। और ये 3 लेवल्स जो हैं, इन 3 लेवल्स को मैंने ये बताया, अभी आपके सामने रखा है कि
व्यवस्थात्मक क्षमताएं, रूपांतरण कार्य और व्यवस्था पोषण तथा अनुकूली कार्य। अब ये जो कंसेप्ट्स हैं, इनके अतिरिक्त एलमंड और पावल ने अपने अध्ययन में राजनीतिक संस्कृति के प्रत्यय को भी सम्मिलित किया है, पॉलिटिकल कल्चर को भी सम्मिलित किया है। यद्यपि राजनीतिक संस्कृति स्वयं कोई कार्य नहीं है, फिर भी लेखक ने उसे यह स्मरण दिलाने के लिए सम्मिलित किया है कि व्यक्तियों की अभिव्यक्तियां और इच्छाएं भी अध्ययन का उचित विषय हैं। तो पॉलिटिकल कल्चर जो है वो कोई कार्य नहीं है, लेकिन उसके कंसेप्ट को जो है उन्होंने अपने इसमें सम्मिलित किया है। अब हमने आपको शुरू से ही बताया था कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट का कंसेप्ट जो है वो एलमंड के थॉट में बहुत महत्वपूर्ण है। घूम फिर कर एलमंड जो है इसके राजनीतिक विकास या पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर वापस आ जाते हैं और फिर आते हैं। और अब देखिए पॉलिटिकल डेवलपमेंट या राजनीतिक विकास की डेफिनेशन को और ज़्यादा विस्तारित करते हैं। वो उनका राजनीतिक विकास की जो वो विवेचना करते हैं बहुत ही विस्तारित तरीके से, वो कुछ इस प्रकार है। एलमंड तथा पावल का कहना है कि जब किसी राजनीतिक व्यवस्था को राज्य निर्माण, राष्ट्र निर्माण, सहभागिता तथा वितरण की समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो उसकी संरचना में विभेदीकरण उत्पन्न होता है। डिफरेंशिएशन, संरचना में विभेदीकरण का मतलब ये हुआ कि अलग अलग संरचनाएं अलग अलग कार्य करने लगती हैं। जैसे कि छोटा सा एग्जाम्पल आपको दें कि एक अलग संरचना होगी जो विधि निर्माण का कार्य करेगी, एक अलग संरचना होगी जो कि नियम प्रवर्तन का काम करेगी, एक अलग संरचना होगी जो कि न्याय निर्णय का कार्य करेगी। तो ये सब जो अलग अलग संरचनाएं हैं, ये अलग अलग संरचनाएं अलग अलग कार्य करती हैं और कोई एक संरचना सब कार्य नहीं करती है। तो विभेदीकरण या संरचनात्मक विभेदीकरण या स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन यही कहते हैं कि जो कार्यों का विशेषीकरण होने लगता है उससे संबंधित है कि हर व्यवस्था, हर संरचना जो है अपने अलग किस्म का कार्य करेगी। तो इसको हम रिपीट कर देते हैं, ध्यान से फिर से सुनिएगा। एलमंड और पावल का कहना है कि जब किसी राजनीतिक व्यवस्था को राज्य निर्माण यानी कि स्टेट बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण, नेशन बिल्डिंग और सहभागिता मीन्स पार्टिसिपेशन तथा वितरण डिस्ट्रीब्यूशन की समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो उसकी संरचना में विभेदीकरण यानी कि स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन उत्पन्न होता है, अर्थात उसकी संरचना के विभिन्न अंगों के कार्यों का विशेषीकरण होता है। उसकी संस्कृति धर्मनिरपेक्ष रूप धारण करने लगती है और उसकी उपव्यवस्थाओं को अधिक स्वायत्तता प्राप्त होने लगती है। यही राजनीतिक व्यवस्था का राजनीतिक विकास है। तो ये देखिए, ये सब चीज़ें जो हैं वो एक मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम, एक आधुनिक व्यवस्था के लक्षण हैं। क्या आधुनिक व्यवस्था के लक्षण है कि जब किसी भी व्यवस्था को जब राज्य निर्माण, राष्ट्र निर्माण और सहभागिता की समस्याओं से जूझना पड़ता है तो वो उसकी जो स्ट्रक्चर्स है वो उन स्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट होने लगता है अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। और उसकी जो उपव्यवस्थाएं हैं, जो नीचे के लेयर्स हैं, वो जो नीचे के लेयर्स हैं
या नीचे की संरचनाएं हैं उनको स्वायत्तता मिलने लगती है, उनको शक्तियाँ मिलने लगती हैं, वो स्वतंत्र होने लगते हैं। और यही जो है राजनीतिक व्यवस्था का राजनीतिक विकास है। तो राजनीतिक विकास जो है वो एक ट्रेडिशनल का मॉडर्न सिस्टम में बदलने से है। और जब मॉडर्न सिस्टम में वो बदलता है तो क्या चैलेंजेस आते हैं? चैलेंजेस ये आते हैं कि उसको स्टेट बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग, पार्टिसिपेशन, इन सब समस्याओं से जूझना पड़ता है और उसका स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शंस होता है। उसकी जो उपव्यवस्थाएं हैं उनको स्वायत्तता मिलने लगती है। और यही सारी चीज़ों का जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो राजनीतिक व्यवस्था का राजनीतिक विकास कहलाता है। तो संरचनात्मक क्रियात्मक उपागम में एलमंड ने, जैसा कि हमने बताया, पॉलिटिकल सिस्टम की विशेषताओं को डिस्कस करते हुए एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट या राजनीतिक विकास के कंसेप्ट को इन्होंने उसका विस्तार करने की कोशिश की है, उसको समझाने की कोशिश की है। यूँ तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट समझाना एक अपने में एक चुनौती है, लेकिन इन लोगों ने, एलमंड और पावेल ने, धीरे धीरे करके इस कंसेप्ट को बहुत बखूबी से जो है वो निभाया और पॉलिटिकल डेवलपमेंट के कंसेप्ट को जो है काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट टर्न पर हम लोग इसी संरचनात्मक क्रियात्मक उपागम की कुछ आलोचनाएं देखेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।